बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इतिहास के हवाले से ऐसा कौन सा संदेश दे दिया जिससे उद्धव ठाकरे की राजनीति अचानक मजबूत होती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे को लेकर जो फैसला आज लोकसभा स्पीकर से अपेक्षित है, क्या उसी तरीके का फैसला कभी नायडू ने नीतीश कुमार के ले लिया था? अगर ऐसा है तो वैसा ही फैसला करने का दबाव मोदी, शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी बढ़ सकता है। नीतीश कुमार को लेकर अतीत में लिया गया एक फैसला अब बीजेपी और उसके सहयोगियों पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी नेतृत्व और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने अब एक ऐसी मिसाल मौजूद है जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। कहा जा रहा है कि जिस तरह से नायडू ने उस समय नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए फैसला लिया था, अब उसी फैसले को आधार बनाकर उद्धव ठाकरे के पक्ष में भी समान कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। वैसे दोस्तों, ये नायडू चंद्रबाबू नायडू नहीं है, ये बीजेपी के नायडू हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त जरूर पशुपेश में होंगे, क्योंकि जब कभी बीजेपी की करीबी सहयोगी रही शिवसेना के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर टीडीपी के साथ स्थायी प्रेम की गारंटी कौन देगा? राजनीति में दोस्ती भी अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से चलती है। एक तरह से चंद्रबाबू नायडू भी यही चाहते होंगे कि बीजेपी अपने ही नायडू द्वारा लिए गए फैसले में फंस जाए और उद्धव ठाकरे को राहत मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, जब किसी पार्टी में इस तरह की बगावत और टूट फूट होती है तो उसका असर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहता, दूसरे दल भी उससे सबक लेते हैं और उसके राजनीतिक परिणामों को ध्यान से देखते हैं। जरा याद कीजिए, सबसे बड़े स्तर पर टूट फूट शिवसेना में ही देखने को मिली थी। इसके बाद उसी मॉडल को और आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करते हुए टीएमसी में भी राजनीतिक सेंध लगाने की कोशिशों की चर्चा हुई। अब तो राजनीतिक गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसा प्रयोग समाजवादी पार्टी पर भी किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर कभी राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं चलते तो क्या टीडीपी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी? राजनीति में ऐसी आशंकाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अगर बीजेपी के नायडू के पुराने फैसले का हवाला देकर उद्धव ठाकरे अपने 6 बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करवाने में सफल हो जाते हैं तो इसका असर सिर्फ शिवसेना तक सीमित नहीं रहेगा। इससे एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा कि दल बदल और बगावत के मामलों में संविधान और कानून के दायरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो प्रक्रिया आज विवादों के घेरे में दिखाई दे रही है उस पर भी एक तरीके का अंकुश लग सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति से उठी ये लड़ाई अब सीधे दिल्ली तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या उद्धव ठाकरे को भी वही राजनीतिक राहत मिलेगी जो कभी नीतीश कुमार को मिली थी? और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक असर किस पर पड़ेगा? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। शिवसेना उद्धव के करीब 6 से 7 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की अटकलें जोरों पर है। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की भी प्रयास में जुट गई है। इसके लिए शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने वाले केस को आधार बनाने के प्रयास में है। अब शिवसेना यूबीटी में टूट को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी नेता और पार्टी के सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को मैदान में उतारा है। इन तीनों नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बुधवार को मुलाकात की। देसाई ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपकर उनसे शिवसेना यूबीटी से किसी भी गैर कानूनी दल बदल को रोकने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, कानून के तहत 2/3 सांसदों का समर्थन होने पर भी कोई समूह सीधे किसी अन्य दल में विलय नहीं कर सकता। किसी समूह के पास जरूरी 2/3 बहुमत होने पर केवल मूल राजनीतिक दल का विलय हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे के नेता इतने भरोसे के साथ क्यों कह रहे हैं कि अगर नियम कानून और पुराने फैसलों को आधार बनाया गया तो उनके बागी सांसदों पर कार्रवाई हो सकती है? आखिर वो कौन सा इतिहास है जिसका हवाला देकर उद्धव ठाकरे का खेमा बार बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर देख रहा है? दोस्तों, इसके लिए हमें करीब 9 साल पीछे जाना होगा।
उस दौर में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। साल 2017 में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने ये स्पष्ट संदेश दिया था कि किसी दल के टिकट पर सदन में पहुंचे नेता अगर पार्टी लाइन से अलग रास्ता अपनाते हैं तो उनकी सदस्यता पर भी खतरा आ सकता है। कहानी बिहार से शुरू होती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया था, लेकिन ये फैसला राजनीतिक रूप से उनके लिए भारी साबित हुआ। चुनाव परिणाम आए तो जेडीयू को भारी हार का सामना करना पड़ा। कभी बिहार की राजनीति में मजबूत स्थिति रखने वाली पार्टी केवल 2 लोकसभा सीटों तक सिमट गई। हार इतनी बड़ी थी कि नीतीश कुमार ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ऐसा कदम उठाया जिसकी उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। जनता ने इस गठबंधन को भरपूर समर्थन दिया। महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा लग रहा था कि अब यह गठबंधन लंबे समय तक चलेगा, लेकिन सत्ता की इस साझेदारी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। सरकार में उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव का नाम भ्रष्टाचार से जुड़े पुराने मामलों में आने लगा। इसके बाद महागठबंधन के भीतर तनाव बढ़ने लगा। आखिरकार जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने अचानक महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना ली। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। जेडीयू के वरिष्ठतम नेताओं में शामिल शरद यादव को नीतीश कुमार का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। शरद यादव सिर्फ कोई साधारण नेता नहीं थे, बल्कि पार्टी की पहचान माने जाते थे। उन्होंने खुलकर कहा कि जिस जनादेश के आधार पर जनता ने वोट दिया था, उसके विपरीत जाकर बीजेपी के साथ सरकार बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के फैसले की आलोचना की, मीडिया में बयान दिए, विपक्षी नेताओं के साथ मंच साझा किया, यहां तक कि उन बैठकों में भी दिखाई दिए जहां जेडीयू के आधिकारिक लाइन से अलग राजनीतिक संदेश दिया जा रहा था। शरद यादव के साथ साथ जेडीयू के एक अन्य वरिष्ठ नेता अली अनवर ने भी उनका समर्थन किया। पार्टी नेतृत्व को यह संदेश साफ दिखाई देने लगा कि दोनों नेता सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बताया जाता है कि इससे नीतीश कुमार बेहद नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी संगठन को सक्रिय किया और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को निर्देश दिया कि मामले पर सख्त कदम उठाया जाए। इसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले शरद यादव के करीबी माने जाने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया। फिर जेडीयू ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू के सामने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने कहा कि शरद यादव और अली अनवर अब पार्टी की आधिकारिक लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और व्यवहारिक रूप से पार्टी छोड़ चुके हैं। जेडीयू ने यह भी तर्क दिया कि दोनों नेताओं को राज्यसभा में भेजने का अधिकार पार्टी ने दिया था, इसलिए यदि वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उनकी सदस्यता पर विचार होना चाहिए। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय संसदीय राजनीति में एक बड़ा उदाहरण बन गया। तत्कालीन राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने मामले की सुनवाई की, दस्तावेज देखे गए, शिकायतों का अध्ययन किया गया और अंत में फैसला आया कि शरद यादव तथा अली अनवर को अयोग्य घोषित किया जाता है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से कहा गया कि दोनों नेताओं का आचरण इस बात का संकेत देता है कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी से दूरी बना ली है, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। ये फैसला उस समय काफी चर्चा में रहा था। विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन कानूनी तौर पर यह फैसला कायम रहा। और अब उद्धव ठाकरे का खेमा इसी उदाहरण का हवाला दे रहा है। उनका तर्क है कि जब शरद यादव और अली अनवर के मामले में पार्टी विरोधी गतिविधियों को आधार बनाकर कार्रवाई की जा सकती है, तो फिर शिवसेना उद्धव के टिकट पर जीत कर आने के बाद में अलग रास्ता अपनाने वाले सांसदों के मामले में भी समान मानदंड लागू होने चाहिए। यही वजह कि महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही ये लड़ाई अब केवल उद्धव बनाम शिंदे की लड़ाई नहीं रह गई। अब इसमें पुराने फैसले, संसदीय परंपराओं और राजनीतिक मिसालों का भी हवाला दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उस पुराने उदाहरण को ध्यान में रखेंगे या फिर इस मामले में कोई अलग रास्ता अपनाया जाएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।